आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 में की भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 और 25 के जो आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें से पहला आपके सामने यह दे रखा है प्रश्न कि कहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा आपको बतानी है। कुंडली में कितनी संचित ऊर्जा है। तो देखिए कुंडली में संचित ऊर्जा का सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चीजें दिया पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको कि 10 ओम का प्रतिरोध, यानी यहाँ पे आपको प्रतिरोध का मान दे रखा है, लिख लेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से। कितना दे रखा है? 10 ओम। ठीक है, और यहाँ पर 10 हेनरी प्रेरकत्व, यानी यहाँ पे आपको प्रेरकत्व दे रखा है, यानी आप कर सकते हैं प्रेरण, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? एल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एल बराबर आपको कितना दे रखा है? 10 हेनरी दे रखा है। ठीक है, 10 हेनरी। और साथ ही साथ एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी, यानी आपको विभव का भी मान दे रखा है। यहाँ आप लिख देंगे विभव। विभव V बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है। तो आपसे कुंडली में संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा आपसे पूछा गया है। तो संचित ऊर्जा यानी एनर्जी ई का मान आपको क्या करना है? बताना है। तो ई बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है? जब हमको परिपथ में प्रेरकत्व और धारा पता हो तो उस समय जो है आपका एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको हम संचित ऊर्जा निकालने के लिए देखेंगे तो एल का तो मान हमको पता है, परंतु हमको आई नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको आई निकालना पड़ेगा। तो हम किसके अनुसार निकालेंगे? ओम के नियमानुसार। ओम के नियम से हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ओम का नियम क्या है? V बराबर I इंटू आर। यहाँ से हम धारा निकालेंगे। ठीक है, V का मान कितना दिया गया है? 50 वोल्ट। I का मान हमको निकालना है, गुणे R का मान कितना है? 10। तो 10 से अगर हम 50 को काट देंगे तो I बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 5 एम्पियर। जब हमको 5 एम्पियर मिल गया तो अब हम ऊर्जा निकाल देंगे। जो संचित ऊर्जा है वो अब निकाल पाएंगे। ठीक है, संचित ऊर्जा E बराबर 1/2 एल वी स्क्वायर है। ठीक है, हो जाएगा 1/2 गुणे एल का मान आप देखेंगे कितना दिया है? 10, तो 10 रख देंगे। वी स्क्वायर यानी वी का मान, सॉरी यहाँ पर आई स्क्वायर रहेगा, गलती हो गई। यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं बल्कि क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? आई का मान कितना दिया है? 5, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। हम 2 से अगर 10 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5, तो हो जाएगा 5 गुणे 25। तो अगर हम 5 और 25 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 125 जूल। यानी उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? 125 जूल होगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीसरे का क में क्या कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचने पर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है। कोई तार है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई तार है। अब इस तार की जो लंबाई कितना है? स्मॉल एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। अब कह रहा है इसको आप खींचकर इसकी लंबाई को हम लोग दो गुना कर दे रहे हैं। इसकी लंबाई को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? दो गुना कर दे रहे हैं। अगर इसकी हम लंबाई को दो गुना कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह हमारा क्या होगा? ए डैश, क्योंकि क्षेत्रफल घटेगा। अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है तार की जो मोटाई है वह घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नए प्रतिरोध बताना है। तो चलिए करते क्या है, पहले हम लिखते हैं कि तार को जो खींचने से पूर्व हमको क्या क्या ज्ञात है। लिखेंगे तार को खींचने से पूर्व, खींचने से पूर्व, खींचने से पूर्व तार की लंबाई कितनी थी? तार की लंबाई, ठीक है, एल है। और उसके बाद तार का प्रतिरोध कितना दिया है? तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध आर बराबर कितना है? 6 ओम है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम पूछें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। यह तो तार के खींचने से पूर्व हो गया। तब इसमें प्रतिरोध बराबर क्या फार्मूला आपको पता है? तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा? आपका हो जाएगा रो एल अपान ए। ठीक है, नहीं विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए तार का विशिष्ट प्रतिरोध सेम रहेगा। ठीक है ना, ये रो क्या है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब तार को जब खींच दिया जाता है तब लिखेंगे तार को खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद, तार को जब खींचते तब तार की लंबाई कितनी हो जाती है? तार की लंबाई, इसको हम एल डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब तार को खींच के दो गुना कर दीजिए, पहले ही एल था, इसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। और तार का प्रतिरोध तब कितना होगा? तार का प्रतिरोध पहले कितना था? आर, अब हम लिख देंगे आर डैश, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तार का प्रतिरोध आर डैश। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको मान लेते हैं ए डैश होगा, क्योंकि तार भाई पतला हो गया है, इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, इसलिए हमको ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, तब इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? रो, यहाँ एल की जगह क्या है? एल डैश बटा क्षेत्रफल ए की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। ठीक है, इतनी तो चीजें हम लोगों ने चित्र के अनुसार लगा लिया है। अब सवाल को हम हल कैसे करेंगे? अब हमको देखिए क्या करना है। लिखेंगे तार का आयतन, क्या लिखेंगे? तार का आयतन हम देखेंगे। तो तार का जो आयतन होगा, खींचने से पूर्व और खींचने के बाद दोनों आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वह तार मोटा हो चाहे पतला हो। तार जो है उसकी जो, अगर एक ही तार को खींच के आपने लंबा कर दिया है, दोनों का आयतन सेम होगा। तो तार का जो आयतन होगा खींचने से पूर्व, खींचने से पूर्व आयतन बराबर खींचने के बाद का आयतन, दोनों क्या होंगे? बराबर। खींचने से पूर्व आयतन क्या होता है? आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो क्षेत्रफल का है ए, और लंबाई कितनी थी? एल, और खींचने के बाद उसका क्षेत्रफल क्या रहा है? ए डैश, और लंबाई कितनी हो जा रही है? एल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए गुणे एल बराबर ए डैश गुणे, एल डैश को हम लोग 2l से व्यक्त किए हैं। किससे व्यक्त किए हैं? 2l से। देखिए यहाँ पर ना, तो एल डैश यहाँ क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ से कि अगर हम लोग यहाँ से किसी एक का मान लिखें, यहाँ से एल से एल क्या होगा? कट जाएगा, यानी ए बराबर क्या आएगा? 2a डैश, या ए डैश बराबर क्या आएगा? ए बाई 2 आएगा। ठीक है ना, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, दोनों प्रतिरोधों को। ठीक है, अब दोनों को हम लगा देते हैं भाग, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा आर बराबर रो एल अपान ए, इसी के बटा में हमारा क्या है? आर डैश। और एक चीज देखिए, गलती यह करिएगा, जो बराबर होना चाहिए वो बटा के ठीक बराबर सामने लगना चाहिए। ठीक है ना, यह जो बराबर आपका यहाँ पे लगेगा, पूरे के बटा में रहेगा रो एल डैश बटा ए डैश। रो से रो क्या होगा? कट जाएगा, और यहाँ पे एल बटा में ए है, पूरे के बटा में एल डैश का मान क्या है? 2l है बटा ए डैश। तो आप देखेंगे ए डैश का जो मान आप देखेंगे यहाँ पर, ए डैश का मान हमने क्या निकाल कर रखा है? ए बाई 2। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं? ए बाई 2। ठीक है ना, जब ए बाई 2 रखेंगे, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे ये एल बटा 2 है। ठीक है ना, ए एल अपान ए है बटा में, अब देखिए यह जो इसके बटा में कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यह हो जाएगा 4l, और बटा में क्या है? ए, तो ए से ए कटा, एल से एल कटाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर बटा आर डैश बराबर, देखिए एल से एल कट जाएगा। अच्छा, इसको इस प्रकार से कर लो,
एल अपान ए गुड़े ये हो जाएगा ए अपान 4l। ठीक है, तो ए से ए, एल से एल कट जाएगा। अच्छा, आर का मान भी तुम रख सकते हैं। आर का मान हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, आर का मान 6 ओम है। तो यहाँ से हम लोग आर का मान रख देंगे 6 ओम। यहाँ रख देंगे 6 बटा आर डैश बराबर एल से एल कटा, ए से ए कटा, यानी 1/4। फिर ये गुणा कर दीजिए, फिर ये गुणा करेंगे तो आर डैश से कम, आर डैश बराबर 6 चौके 24 ओम। यानी जो नए तार जो तार खींचने के बाद उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 24 ओम आएगा। खींचने के बाद तार का प्रतिरोध कितना आएगा, 24 ओम आएगा। यानी नए तार का जो प्रतिरोध की गणना पूछा है कितना आएगा, 24 ओम। बस थोड़ा सा हमने इसको लिख के अच्छे से बताया है, ठीक है ना। बस तार को खींचने से पूर्व उसका क्या माप था, तार खींचने के बाद फिर हमको आयतन को बराबर करके वहां से ए डैश का मान निकाल लेंगे। फिर समीकरण से समीकरणों में भाग लगा देंगे, वहां से हमको आर डैश नए तार का प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, इसका दूसरा भाग क्या है कि किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको अल्पतम विचलन कोण दिया हुआ है 30 अंश, और अपवर्तन कोण आर का भी मान दिया गया 30 अंश। यानी विचलन कोण भी 30 है, अपवर्तन कोण भी 30 है, अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपका ख वाला आपको यहाँ से दिया गया है विचलन कोण। क्या दिया गया है, विचलन कोण। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे विचलन कोण जो दिया गया है वो अल्पतम विचलन कोण दिया गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण। यहाँ पे हम एक वर्ड और जोड़ेंगे, अल्पतम विचलन कोण। इसको हम बोलते हैं डेल्टा एम बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया हुआ, ठीक है। और एक चीज आपको और दिया गया है, अपवर्तन कोण दिया गया है। अपवर्तन कोण हमारा आर होता है, लिखेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये हमारा क्या होता है, स्मॉल आर। यह भी कितना दिया गया है, 30 अंश। आपसे पूछा क्या गया है, अपवर्तनांक बता दीजिए। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक हमको n बताना है। क्या बताना है, n। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा होता है अपवर्तनांक n बराबर, एक फार्मूला में पढ़े हैं स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। अगर हम प्रिज्म से जब अल्पतम विचलन कोण के साथ अपवर्तनांक n निकालते हैं तो उस समय हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन कोष्टक में होता है a प्लस डेल्टा एम बटा में 2 कोष्टक बंद, पूरे के बटा में यहाँ पर आपका हो जाता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा एम, फिर हो जाएगा साइन, हो जाएगा a/2, ठीक है ना। ये आपका कोण बन जाता है। तो अगर हम यहाँ से तुलना करके देखें तो हमारा जो आता है साइन आई बराबर, साइन आई बराबर हमको क्या मिलता है, साइन क्या मिलता है, a प्लस डेल्टा m/2, ठीक है ना। क्या करने पर, तुलना करने पर। क्या करने पर, जब हम तुलना कर रहे हैं तब हमको क्या मिलता है, साइन आई बराबर क्या है, साइन a प्लस डेल्टा m/2। अच्छा, उसी तरह से हमारा साइन आर बराबर क्या मिलता है, साइन आर बराबर हमको मिलता है साइन a/2। यह भी हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने तुलना किया, तब हमको साइन आई बराबर क्या मिला। देखिए साइन आई की जगह यहाँ पे क्या है, साइन कोष्टक में a प्लस डेल्टा m/2 है, तो हमने उसको बराबर कर दिया, साइन आर बराबर इसके हो गया, ठीक है। दोनों दोनों अपवर्तनांक के फार्मूले। अब हमको पता क्या चीजें हैं, हमको पता है कि अपवर्तनांक कोण आर बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे अपवर्तनांक कोण आर, यानी हम लिख सकते हैं तो साइन आर बराबर साइन a/2। तो साइन से साइन मान लीजिए कट गया, आर बराबर हमारा कितना है, 30 अंश बराबर a/2। इसके इधर कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 60 अंश। तो यह हमारा क्या है, प्रिज्म कोण है। यह हमारा क्या है, प्रिज्म कोण हमको मिल गया। a बराबर कितना है, 60 अंश है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रिज्म कोण मिल गया है। अब हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इस मान को उठा के हम लोग यहाँ पे रख के इस सवाल को हल कर सकते हैं। हमको एक का मान मिल गया है, या आप चाहें तो यहाँ से साइन आर आपको मिला तो यहाँ साइन आर आई निकाल लीजिए। चलो हम साइन आई निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए का मान कितना है, 60, तो रख देंगे 60 प्लस डेल्टा एम का मान कितना है
30 और पूरे के बटा में कितना है 2, तो हो जाएगा साइन आई बराबर 60, 30 90 में 2 भाग करेंगे कितना आ जाएगा साइन 45। तो साइन साइन कट जाएगा मान लीजिए, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 45। करता नहीं तुलना करते हो तो आई बराबर कितना आ जाता है 45। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया था विचलन कोण, कोण, अपवर्तनांक निकालना था। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है कि एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। एक फार्मूला होता है साइन कोष्टक में ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 पूरे बटा में साइन ए बाई 2। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ से कि साइन आई जो इसके बराबर है और साइन आर इसके बराबर, हम दोनों को रखा। और यहाँ देख रहे हैं कि साइन आर, आर का मान हमको दिया तो साइन आर बराबर हमारा क्या है साइन ए बाई 2, हमने उसके बराबर करके ए का मान निकाले जो कि हमारा क्या कहलाता है प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, हम चाहते थे ए का मान उठा के डायरेक्ट यहाँ पर रख के हम लोग सवाल को हल कर सकते थे। चलिए उससे आसानी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको आर का मान पता था, हमने आई का मान निकालने के लिए इसमें ला के क्या के मान को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो हमको आई का मिल गया, मान मिल गया। अब अपवर्तनांक निकालना था, हम लिख देंगे अपवर्तनांक, एन बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई का मान कितना है 45 और साइन आर का मान कितना है 30। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/करणी में 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो एन बराबर जब इसको हम हल करने जाएंगे तो 1/करणी में 2 तो यह रहेगा ही, लेकिन यह जब उल्टा हो जाएगा तो जगह 2/1। हम अगर 2 का मतलब यह होता है यह करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 है, एक तो करड़ी में 2 से और यहाँ नीचे करड़ी में 2 से एक तो करड़ी में 2 कट के करड़ी में 2 बच जाएगा, यानी यहाँ एन बराबर क्या आएगा करड़ी में 2। तो एन बराबर जो करड़ी में 2 आया या ऐसे करड़ी में 2 को या 1.414 कहकर हम कह देंगे कि यह जो अपवर्तनांक एन का मान कितना होता है 1.414 होगा। ठीक है, पूछा था पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करड़ी में 2 कहिए या 1.414 की, क्योंकि करड़ी में 2 का मान होता कितना है 1.414 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो आपसे कहा गया है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। किसी पर्दे को बिंब मतलब क्या होता है वस्तु होता है, बिंब मतलब क्या होता है वस्तु होता है। ठीक है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर एक दूसरे से मतलब 2 लेंस रखा जा रहा है। ठीक है, और दोनों लेंस के बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। 2 प्रतिबिंब बनाए गए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो पहले हमको जो चीजें पता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमको क्या पता है, हमको पता है बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, कहा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रख के प्राप्त किया जाता है। ठीक, यह बिंब हो गया और यह पर्दा, यानी पर्दे पे ही तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो लिखेंगे बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, लिखेंगे बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसको हम व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं ए से। किससे व्यक्त करते हैं ए से। ए बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर्दे और बिंब कहिए या प्रतिबिंब या बिंब कहिए, इनके बीच की दूरी को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं 90 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद दोनों लेंस के बीच की दूरी कितना है, लिखेंगे दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है लेंस की फोकस दूरी, क्या पूछा है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी यानी एफ बराबर आपसे पूछा है। तो एफ बराबर फार्मूला हमारा होता है, एफ बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। इसी में रख दीजिए, ए स्क्वायर का मतलब 90 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, माइनस डी का मतलब क्या 20 का स्क्वायर आप कर दीजिए, बटा में 4 गुणे ए का मान कितना है 90 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हल करने जा रहे हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो 90 का मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, डबल जीरो हो जाएगा। 20 का कितना होता है 400 बटा 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको हम घटाते हैं तो 8100 में से 400 घटा देंगे तो 7700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7700 बटा में 360। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग
क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ बच गया 770 बटा में कितना है 36 है। ठीक है ना, अगर हम इसको काट दें, किससे काटें, चलो 36 की भाग लगा दो या इसको छोटा और कर लेते हैं। अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 तिहाई 6, 17 हो गया, 2 अठे 16 और 2 पच्चे 10। इसको हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। तो 18 की भाग लगा दीजिए 385 में। ठीक है, 18 दूनी 36 आ जाएगा, यहाँ 2, फिर यहाँ 5। ठीक है ना, फिर 18 एक कम 18 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, लगा के दशमलव बढ़ा लेंगे 0। तो अब कितनी बार में 18 चौक 72, लमसम 4 बार जा सकता है, 18 चौक 72 ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर आपका आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखिए इस बार हम 3 बार ले जाते हैं, अगली बार 9 बार ले जाते हैं, 21.39 आता है, लगभग वो कितना आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो था आपका यह सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप कहा गया कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 30 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, तो धारतीय प्रतिघात जो है आपका 50 ओम है तथा ओमी प्रतिरोध 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल सी आर के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत सी क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है, कोई बात नहीं। पहले हमसे क्या कहा है, पहले कहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या जुड़े हैं, यहाँ पर आपका देखिए, आपका जो है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका प्रेरक जुड़ा हुआ है, और आपका संधारित्र जुड़ा हुआ है सी। चलो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका यह जो प्रेरण हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से आपका प्रतिरोध, और आगे जाने के बाद आपका जो है संधारित्र जोड़ा गया है, और इन सबको लाके एक प्रत्यावर्ती धारा से क्या किया गया, जोड़ दिया गया है। यह आपका प्रेरण है, यह आपका प्रतिरोध है, और यह आपका क्या संधारित्र है। ठीक है, इन तीनों को लाके हमने यहाँ पे क्या किया, जोड़ दिया। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यह तो हमने बना दिया, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसका परिपथ बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने परिपथ आरेख खींच दिया है, एल सी, यहाँ पे एल आर सी लिखा गया, एल सी आर जो भी कह लीजिए। ठीक है, अब पूछा है कि परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला हमको पता है। प्रतिबाधा फार्मूला पूछा गया, केवल केवल क्या पूछा गया है कि इसका जो सूत्र लिखना है। प्रतिबाधा जेड बराबर होता है अंडर रूट। ठीक है ना, जेड बराबर अंडर रूट होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा प्रतिरोध का फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या पूछा है, उसने कहा परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। अनुनादी आवृत्ति यानी अनुनाद की स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं कि जो हमारा जो होता है एक्सेल होता है, वह एक्सी के क्या होता है, बराबर होता है। और एक्सेल का जो फार्मूला हमारा होता है वह किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल के। और यह जो हमारा होता है 1 ओमेगा इंटू सी के होता है। ठीक है, अगर हम ओमेगा के इधर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एल इधर चला जाएगा, 1/LC हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर, फार्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2f पाई। यह जो होता है आवृत्ति होती है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, 1/LC। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, एक चीज और यह देखते हैं, स्क्वायर अगर हम इधर भेजते हैं तो यह करडिंग हो जाएगा, यानी 2/f बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जब एफ बराबर निकालेंगे तो करड़ी से एक बाहर आ जाएगा, लेकिन ये एलसी अंदर करड़ी में रह जाएगा, तो हो जाएगा। और एक चीज देखिए कि यहाँ पे 2 एफ गुणा में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटा में, और इंटू में क्या रह जाएगा, अंडर रूट एल सी। यह हमारी जो आवृत्ति का फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला है यह,
अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का है, ठीक है। यह आवृत्ति का फार्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमने यहाँ से प्रतिबाधा अनुनाद की स्थिति में सूत्र लिख दिया है, ठीक है। अब कार्य यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 30 वोल्ट हो। अब आगे चलते हैं, परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी विभव कह सकते हैं, ठीक है ना। विभव कितना दे रखा है, प्रत्यावर्ती विभव, तो यहाँ से प्रत्यावर्ती विभव लिख देंगे। प्रत्यावर्ती विभव V बराबर कितना दिया है, 300 वोल्ट। V बराबर 300 वोल्ट दिया गया है, ठीक, कोई बात नहीं। आगे क्या कहा गया है कि प्रेरण प्रतिघात 50 ओम। प्रेरण प्रतिघात यहाँ लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को हम लोग बोलते हैं XL। कितना दिया गया है, 50 ओम दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहा गया, धारितीय प्रतिघात भी 50 ओम है। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, तो धारितीय प्रतिघात को हम व्यक्त करते हैं XC से। यह भी कितना दिया गया है, 50 ओम। अच्छा, तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है, प्रतिरोध R बराबर यह कितना दिया गया, 10 ओम दिया गया है। ओमीय प्रतिरोध के लिए यहाँ पे आप आगे जोड़ सकते हैं, ओमीय प्रतिरोध R बराबर कितना है, 10 ओम, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो परिपथ की प्रतिबाधा बतानी है। तो परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट, हम लोगों ने क्या फार्मूला रखा है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए XL और XC दोनों कितने, 50-50 हैं, तो 50 माइनस 50 का स्क्वायर प्लस R का मान कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यह पूरा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। यहाँ पे अंडर रूट क्या आएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो Z बराबर यहाँ से बन के निकल के कितना आएगा, 10 ओम। यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वह 10 ओम की होगी। प्रतिबाधा Z बराबर कितना होगा, 10 ओम। आपने प्रतिबाधा निकाल लिया है। अब आपको क्या निकालना है, LCR में आपको विभव निकालना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि विभव जो है VL यानी प्रेरण विभव कितना होता है, यह आपका हो जाएगा I इंटू XL, ठीक है ना। और V अपान R यानी यहाँ प्रतिबाधा क्या है, Z। तो I बराबर V का मान कितना है, 300। देखिए V का मान हम लोग ने निकाल के रखा है ऑलरेडी। V का मान कितना है, 300। प्रतिबाधा कितनी आई, 10। तो I यानी धारा I बराबर कितना आ गया, 30 एम्पियर। या इसे आप स्मॉल आई कहिए या कैपिटल आई कहिए, ठीक है। लाग इसी में रख दीजिए। आई का मान कितना है, 30 गुणे एक्सएल का मान कितना है, 50, बराबर आएगा 1500 वोल्ट आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1500। आई का मान कितना है, 30, इसका भी जो एक्सी है वह कितना है, 50, यह भी कितना आएगा, 1500 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे आई का मान कितना है, 30, आर का मान कितना है, 10, तो आएगा 300 वोल्ट आएगा, ठीक है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिणमन अनुपात। नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। यह 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन किया गया है। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे जो चीजें दिया गया पहले उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिया गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, आप देखेंगे कि इसकी जो है प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया है, 100 और 400। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, लिख लेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, फेरों की संख्या को हम लोग व्यक्त करते हैं एन, पी से मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली, इसमें कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम द्वितीयक में निकालेंगे।
लिखेंगे द्वितीयक, ये आपका द्वितीयक हो गया। या तो लिख लीजिएगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इसको हम व्यक्त करते हैं एनएस से, यानी फेरों की संख्या एस यानी सेकेंडरी द्वितीयक कुंडली। इसमें कितने दे रखे हैं? 400 दे रखे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली को में 120 वोल्ट एसी से लगाया गया, यानी प्राथमिक कुंडली में जो विभवांतर यानी वोल्टेज वह कितना है? देखेंगे प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज जब निकालेंगे इसको हम व्यक्त करते हैं वीपी से, ठीक है ना। ये कितना है? 120 वोल्ट का है। उसी प्रकार से आपसे देखिए इसमें पूछा गया था द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, यानी द्वितीय कुंडली में आपसे वोल्टेज पूछा है और साथ ही साथ आपसे परिणमन अनुपात पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, इसलिए आर बराबर क्वेश्चन मार्क हमको बताना है। और साथ ही साथ आपको बताना द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, क्या बताना है? द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज। ये द्वितीय कुंडली में वोल्टेज को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? वी एस से व्यक्त करते हैं, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि परिणमन अनुपात आर बराबर क्या फार्मूला होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा। परिणमन अनुपात स्मॉल आर बराबर आपने पढ़ा होगा IP बटे IS बराबर आपने पढ़ा होगा VS बटे में VP बराबर में आपने पढ़ा होगा NS अपान में NP। यह फार्मूला आपने परिणमन अनुपात का पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसी की सहायता से हम लोग निकालने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अनुपात R बराबर होता है IP बटे IS और VS बटान VP बराबर NS अपान NP, यानी परिणमन अनुपात R बराबर प्राथमिक कुंडली में धारा बटे द्वितीय कुंडली में धारा, और जस्ट इसका जब हम देखेंगे विभवांतर के रूप में तो यह आ जाएगा VS अपान VP, यानी द्वितीय कुंडली में विभवांतर बटे प्राथमिक कुंडली में विभवांतर, उसी के जस्ट इक्वल होगा द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। हमको इसमें से क्या पता है? फेरों की संख्या पता है, इसकी सहायता से हम परिणमन अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परिणमन अनुपात R बराबर हमारे लिए हो जाएगा NS अपान NP। तो आप देखेंगे NS यानी जो आपके द्वितीयक फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में कितनी है? 400 और प्राथमिक कितना है? 100। यहाँ पे हो जाएगा 400 बटा 100, कितना हो जाएगा? 400 बटा 100 काटने कितना आ जाएगा? 4, यानी परिणमन अनुपात कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं परिणमन अनुपात स्मॉल r बराबर कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना होगा। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ से परिणमन अनुपात के फार्मूले में देखिए VS अपान VP, यानी द्वितीय कुंडली में वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज का जो अनुपात होगा वह प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि VS अपान VP बराबर NS अपान में NP, ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे VS यानी आपको निकालना है और VP आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? VP आपको 120 वोल्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे VP बराबर 120 वोल्ट रख देंगे बराबर में NS अपान NP। अभी हम लोगों ने कितना निकाला है? जो कि हमने रखा था 400 बटा 100, तो हो जाएगा VS अपान 120 बराबर हल करने कितना आ जाएगा? 4, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे लिए आ जाएगा VS बराबर यानी द्वितीय कुंडली में वोल्टेज 480 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 480 वोल्टेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में क्या लिख देंगे? वोल्टेज VS बराबर कितना आ जाएगा? 480 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है।